हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है लोक प्रशासन किसे कहते हैं, इसका विषय क्षेत्र बताइए। तो बच्चों, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र मोस्ट वेरिंग टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन किसे कहते हैं। जैसे बच्चों, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य में निवास करता है। क्योंकि मनुष्य राज्य का निवासी होने के साथ साथ वो राज्य की संपूर्ण गतिविधियों में भाग लेता है और राज्य सरकार के निर्माण में मनुष्य अपना सक्रिय भागीदारी बनाता है अपने आप को। और राज्य के अंदर रहकर संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां मनुष्य के द्वारा ही की जाती है, इसलिए मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी कहा जाता है। और राज्य जिन महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है उन्हें लागू करने का दायित्व प्रशासन का है। क्योंकि राज्य के अंदर मनुष्य के द्वारा जितनी भी सरकारों का निर्माण होता है वो सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियां बनाती है और नीतियों को लागू करने के लिए प्रशासन का निर्माण किया जाता है। प्रशासन मुख्य रूप से क्रियाशीलता का प्रतीक है, क्योंकि प्रशासन ही विकासात्मक कार्यों की क्रियाशीलता को संदर्भित करता है, यानी वो क्रियाशील रहता है। प्रशासन एक के बाद एक नीतियों का निर्माण और विकासात्मक कार्य करता है, इसलिए उसे क्रियाशील का प्रतीक माना जाता है। सामान्यतः प्रशासन को जब सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का दायित्व दिया जाता है तो इसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके बिना नीतियों को व्यवहारिक नहीं बनाया जा सकता। लोक प्रशासन सामान्य तौर पर शासकीय नीति के पहलुओं का विकास, उन पर अमल एवं उनका अध्ययन है। प्रशासन का विभाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। क्योंकि एक देश की सरकार संपूर्ण कार्य जनता के हितों को ध्यान में रखकर करती है और राज्य अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक प्रशासन को स्थापित करती है। प्रशासन के अंदर संगठन होता है। संगठन लोगों के कर्मचारी और अधिकारियों का समूह होता है। जित प्रशासन के अंदर जितना सक्षम संगठन होगा उतनी ही अच्छे तरीके से नीतियों को लागू किया जा सकता है। लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। एक अनुशासन के रूप में इसका अर्थ वे जन सेवा है, जिससे सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन कहलाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य और अस्तित्व का आधार सेवा है, क्योंकि जितनी भी प्रशासन जो होता है उसका काम जन सेवा करना होता है और जनता के हितों को और जनता के विकासात्मक कार्यों को करना होता है और सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी मदद, अपना योगदान देता है। चलिए बात करते हैं लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में विचारक एक मत नहीं है। मतभेद इस बात को लेकर है कि लोक प्रशासन शासकीय व्यवस्था का केवल प्रबंध अंग है या सरकार के सभी अंगों का अध्ययन है। इसलिए लोक प्रशासन के संबंध में चार दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला दृष्टिकोण है संकुचित। जी, संकुचित दृष्टिकोण यानी लोक प्रशासन का जो संकुचित दृष्टिकोण है, इसके समर्थक विचारक है लूथल, गुलिक, साइमन आदि। और इनका मानना यह है कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र सरकार की कार्यपालिका तक ही सीमित है, क्योंकि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए जितनी भी कानून व नीतियां हैं उनको लागू करने का दायित्व प्रशासन को दिया गया है। इसलिए संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक विचारक अपने दृष्टिकोण के माध्यम से लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र कार्यपालिका तक ही सीमित मानते हैं और कार्यपालिका की गतिविधियों को लागू करने तक ही सीमित मानते हैं। कार्यपालिका द्वारा अपनाई गई नीतियों को लागू करने का दायित्व लोक प्रशासन का होता है। तो संकुचित दृष्टिकोण का दायरा केवल कार्यपालिका के कार्य तक ही सीमित है। दूसरा दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। जी, तो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक विचारक जैसे विलोबी, मार्क्स, निग्रो, एल.डी. वाइट आदि हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र सरकार के तीन अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तक ही सीमित है। जैसा कि संकुचित में मैंने कार्यपालिका तक सीमित बताया, जबकि व्यापक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन है यानी कार्यक्षेत्र है
वो सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सीमित मानते हैं और इन्हीं के कार्य गतिविधियों को आगे बढ़ाना लोक प्रशासन का दायित्व होता है। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों और नीतियों को प्रभावित करना होता है। यही व्यापक दृष्टिकोण होता है। तो इससे पहले हमने संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात करी। अब बात करते हैं पोस्ट कॉर्प, यानी ये लोक प्रशासन का तीसरा अंग है, तीसरा दृष्टिकोण है। तो पोस्ट कॉर्प होता क्या है, चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को हेनरी फियोल एवं उर्विक आदि विद्वानों ने अपनाया। हेनरी फियोल और उर्विक का मानना है, परंतु पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथल गुलिक को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पोस्ट कॉर्प एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने पोस्ट कॉर्प को परिभाषित और इसका वर्णन किया है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र की परिधि में आने वाले 7 कार्यों को अंग्रेजी के 7 शब्दों के अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि पोस्ट कॉर्प जो है वो अंग्रेजी के 7 शब्दों का जो प्रथम वर्ड है उससे पोस्ट कॉर्प बनाया गया है, तथा इन 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर पोस्ट कॉर्प बनता है। अंग्रेजी के 7 शब्द जिनसे लोक प्रशासन की क्रियाओं का बोध होता है जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं पोस्ट कॉर्प पे 7 प्रथम शब्द क्या है। देखो, पोस्ट कॉर्प POSTCORB यानी पोस्ट कॉर्प, P फॉर प्लानिंग जिसे हम हिंदी में योजना बनाना कहते हैं, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी जैसे संगठन स्थापित करना, S स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D डायरेक्टिंग निर्देशन करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, R रिपोर्टिंग प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जबकि बजटिंग मतलब बजट तैयार करना। तो ये होता है पोस्ट कॉर्प। चलिए अब पोस्ट कॉर्प पे ये जो 7 हेडिंग्स है उसको एक एक करके हम क्लियर करते हैं। देखते हैं कि फी फॉर प्लानिंग यानी योजना बनाना क्या होता है। योजना बनाने से तात्पर्य है कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण है। जब हम कोई प्रशासन में कोई काम करा जाता है, काम कराने से पहले हम पहले उसकी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, योजना यानी प्रारूप तैयार करते हैं, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त किया जा सके। प्लानिंग जो करी जाती है योजना, वो एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था में योजना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि साम्यवादी शासन व्यवस्था में सारा काम योजना के माध्यम से होता है। तो योजना बनाना यानी किसी काम को करने से पहले एक योजना बनाना सबसे पहला काम है। दूसरा है संगठन स्थापित करना। लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन का अध्ययन किया जाता है, यानी प्लानिंग करने के बाद हम एक स्टाफ तैयार करते हैं यानी संगठन, क्योंकि निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण करना आवश्यक है। बिना संगठनों के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही योजना को लागू कर सकते। अतः लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन का अध्ययन किया जाता है। संगठन के बाद कर्मचारियों की व्यवस्था करना होता है, यानी पोस्ट कॉर्प में कर्मचारियों की व्यवस्था, स्टाफ अर्थात कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति व प्रशिक्षण व उनके अनुकूल दिशाओं का निर्माण करना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोई भी संगठन उचित कर्मचारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता और इसलिए हमें एक्सपर्ट कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि कर्मचारियों के माध्यम से ही सुचारू रूप से यानी लोक प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी की व्यवस्था के बाद निर्देशन करना होता है। प्रशासन का निर्देशन अति आवश्यक है, क्योंकि अति उचित निर्देशन के अभाव में प्रशासनिक क्रिया संभव नहीं है, तथा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए निर्देशन की प्रक्रिया का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्देशन के बिना हम लोक प्रशासन के कार्यों को नहीं कर सकते। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है, अतः विभिन्न कर्मचारियों और उनके विभागों के मध्य तालमेल स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रशासन में तालमेल या समन्वय स्थापित नहीं होता, हम लोक प्रशासन के कार्यों को सफल नहीं बना सकते। समन्वय स्थापित करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रशासन की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करता है, इसलिए प्रशासन के अंतर्गत सभी कार्यों का अभिलेख रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उच्च अधिकारियों को कार्य के संबंध में रिपोर्ट दी जाती है और हम लोक प्रशासन के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसकी रिपोर्ट हमें यानी उसकी जांच रिपोर्ट हमें पेश करनी पड़ती है अधिकारियों के पास। फिर नेक्स्ट है बजट तैयार करना।
प्रशासनिक गतिविधियों के लिए धन आवश्यक है, क्योंकि आप लोक प्रशासन पे किसी भी नीतियों को या किसी भी कार्यों को करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के अभाव में हम लोक प्रशासन के नीतियों को लागू नहीं कर सकते। प्रशासनिक गतिविधियों के लिए धन आवश्यक हो तथा नीतियों को लागू करना भी आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न कार्यों की लागत का अनुमान लगाकर बजट तैयार करना भी लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि बजट के बिना हम किसी भी प्रशासन की नीतियों को लागू नहीं कर सकते, ना ही हम विकासात्मक कार्य कर सकते। तो ये पोस्ट कोर्प था। ये पोस्ट कोर्प का भी अलग से एक आपका शॉर्ट टिप्पणी में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये हमारे लोक प्रशासन का चौथा विषय क्षेत्र है। देखते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण होता क्या है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके समर्थक लोक प्रशासन और राज्य में अधिक अंतर नहीं मानते। उनका मानना है लोक प्रशासन और राज्य जो है ये अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि राज्य के द्वारा बनाई गई नीतियों को लोक प्रशासन के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। इसके अनुसार ये दोनों ही कल्याणकारी है, क्योंकि राज्य का स्वरूप जनता का विकास करना, जबकि लोक प्रशासन का कार्य भी जनता का कल्याण करना है। यानी लोक प्रशासन और राज्य का जो टारगेट है वो कल्याणकारी है, और दोनों का लक्ष्य ही जनता का हित और जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना है और जनता के विकास के कार्य करना है। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का लक्ष्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का साधन है, क्योंकि लोक प्रशासन के हम समाज में परिवर्तन लाते हैं और समाज के लोगों को न्याय प्रदान करते हैं, और ये न्याय प्रदान करना, सामाजिक परिवर्तन लाने का दायित्व लोक प्रशासन को दिया गया है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हितों में किए जाने वाले प्रशासन अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। तो ये हमने बात करी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में। पहला हमने संकुचित, तीसरा व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कोर्प और चौथा आधुनिक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये 4 दृष्टिकोण को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।